इस वीडियो लेक्चर में हम ईवीएस पेडागोजी का लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं, इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम शिक्षण संबंधी समस्याओं के बारे में जानेंगे। शिक्षण संबंधी समस्याएं मुख्यतः बच्चों की पृष्ठभूमि में जो विविधता है उसके कारण होती हैं। प्रत्येक बच्चे का परिवेश भिन्न भिन्न होता है और उसकी ज़रूरतें भी इसी प्रकार भिन्न भिन्न होती हैं। तो अतः फलस्वरूप समेकित शिक्षा प्रणाली में शिक्षण कार्य में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं का समाधान समावेशी शिक्षा प्रणाली में किया गया है। तो ज़रा समझते हैं कि समेकित शिक्षा प्रणाली और समावेशी शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। ठीक है, समेकित शिक्षा यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम, इस प्रणाली में विकलांग बच्चों को नियमित स्कूलों में स्थान दिया जाता है, यानी कि जो नॉर्मल रेगुलर स्कूल्स हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, यानी कि शुद्ध भाषा में कहें तो अक्षम और सक्षम बालक सभी साथ में मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो विकलांग बच्चों का नियमित स्कूल में स्थान होता है और वहीं समावेशी शिक्षा में विकलांग बच्चे और वंचित बच्चे जिन्हें शिक्षा सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है उनको पड़ोस के स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था कराई जाती है। यानी कि यहाँ पे प्रयास समावेशी शिक्षा में प्रयास किया जाता है कि जो विकलांग बच्चे हैं या वंचित बच्चे हैं उनको उनकी सुविधा अनुसार नज़दीकी स्कूल में उन्हें स्थान मिल जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विकलांग और वंचित बच्चों को समेकित शिक्षा में विकलांगों यानी कि अक्षम और सक्षम के बीच में पृथक्करण नहीं होता है, जैसा कि अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा। वहीं समावेशी शिक्षा में विकलांग और वंचित बच्चे यानी कि जो हमने पड़ोस के स्कूल में विकलांग और जो वंचित बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको हमने पड़ोस के स्कूल में स्थान दिया है, तो उनके बीच में डिफरेंस नहीं रखा जाता है, उनके बीच में पृथक्करण नहीं है। समेकित शिक्षा में अक्षम और सक्षम के बीच में पृथक्करण नहीं है और समावेशी शिक्षा में विकलांग और वंचित बच्चों के बीच में पृथक्करण नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट पूरा क्लियर होना चाहिए। समेकित शिक्षा प्रणाली में बच्चों को मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के लिए तैयार करते हैं, यानी कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है मौजूदा शिक्षा प्रणाली के तहत बच्चों में चेंजेस लाने का प्रयास किया जाता है, जबकि समावेशी शिक्षा में बच्चों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में वांछनीय रूपांतरण, ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जाते हैं। समावेशी शिक्षा में बच्चों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, जबकि समेकित शिक्षा में बच्चों को मौजूदा शिक्षा प्रणाली के अनुरूप ढाला जाता है। समेकित शिक्षा प्रणाली में अतिरिक्त सहायता के लिए संदर्भ कक्ष होता है, यानी कि अलग से एक रूम होता है, जबकि समावेशी शिक्षा में सारी जो सहायता मतलब जो भी चीज़ें ज़रूरतें होती हैं वो नियमित कक्ष में ही उपलब्ध रहती हैं। यानी कि ज़रूरत की चीज़ें जो भी सहायता सामग्री होती है वो नियमित कक्ष में ही उपलब्ध रहती है, जिसमें क्लास चलती है उसी में सारी सुविधाएँ होती हैं। समेकित शिक्षा प्रणाली में अक्षमताओं को उजागर किया जाता है। यहाँ पर यानी कि जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं उनको थोड़ा सा एहसास हो जाता है कि यार हम डिसेबल हैं, हमसे ट्रीट सही से नहीं हो रहा, जो भी है, तो कुल मिला के अक्षमताओं का उजागर हो जाता है यहाँ पर समेकित शिक्षा प्रणाली में, जबकि समावेशी शिक्षा प्रणाली में बच्चों को ये महसूस भी नहीं होने दिया जाता है कि वो अक्षम है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं समेकित शिक्षा प्रणाली से समावेशी शिक्षा प्रणाली कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब समावेशी शिक्षा के उद्देश्य जानते हैं। तो असमर्थ बालकों को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समाज से जोड़ना, ये भी इसका उद्देश्य है। असमर्थ बालकों की समस्या का पता लगाना और उसका निवारण करना, बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास करना, शिक्षण में प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, हर एक बच्चे के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो अक्षम हो चाहे वो सक्षम हो, और विशेष रूप से अक्षम बालकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यही सारे प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। ठीक है, समानता का। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। बच्चों की भ्रांतियों को दूर करना, ठीक है, जो बच्चों के अंदर भ्रांतियाँ होती हैं उनको दूर करना, उनके अंदर संशय जो होते हैं।
समावेशी शिक्षा की प्रकृति क्या है? तो सभी प्रकार के बच्चों के हित में है ये, चाहे वो अक्षम हो चाहे वो सक्षम हो, समान सुविधाएं सभी बालकों को मुहैया कराई जाएं, असमर्थ बालकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो ये समावेशी शिक्षा की प्रकृति है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए बालकों में सामाजिक गुणों का विकास, यानी कि अभी हमने देखा था कि समावेशी शिक्षा में जो अक्षम हैं और सक्षम बालक हैं उनको समान रूप से जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए समान रूप से उनको ट्रीट किया जाए और विशेष तौर पर अक्षम बालकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो इस प्रकार से बालकों में सामाजिक गुणों का विकास हो, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने हेतु समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। समानता का सिद्धांत, सभी बालक समान, खासकर असमर्थ बालक समझे जाएं। तो ये समानता का सिद्धांत यहाँ पर क्लियर होता है, ठीक है, यानी कि भेदभाव ना हो, अक्षम और सक्षम बालक में भेदभाव ना हो, ठीक है, यही है समानता का सिद्धांत। मानसिक विकास हेतु, तो दिव्यांग बालक भी समर्थ बालकों के साथ अपना मानसिक विकास कर सकें, इसके लिए उनको साथ में रखा जाता है, ठीक है, और समानता या कहें तो समान व्यवहार किया जाता है और विशेष ध्यान दिया जाता है। तो दिव्यांग बालक भी समर्थ बालकों के साथ रहकर अपना मानसिक विकास कर सकते हैं। आर्थिक व्यय से बचने के लिए, अगर आप अपंग बालकों के लिए अलग से व्यवस्था करेंगे तो उनके लिए खर्च भी अलग से करना पड़ेगा और जो कि अपव्यय होगा, ठीक है। तो आर्थिक व्यय से बचने के लिए भी समावेशी शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता रहती है। अब अधिगम प्रक्रिया में विशेष त्रुटियां, जो समस्याएं होती हैं जो झेलनी होती हैं टीचर को या बच्चे को, प्रॉब्लम जो फेस करनी होती हैं, उनके बारे में ज़रा समझ लेते हैं। तो पढ़ने संबंधी अक्षमता, ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ज़रा इनके बारे में डिटेल से अच्छे से समझ लेना, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एलेक्सिया, एलेक्सिया को अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड ब्लाइंडनेस। ये एक्वायर्ड रीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि ब्रेन में अगर स्ट्रोक यानी कि चोट लगे और आप कुछ भी वर्ड को समझने में, यानी कि वर्ड को देखने में, समझने में अक्षमता फील करें, कुछ भी जो लिखा हुआ है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसको अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये एलेक्सिया के सिम्टम्स हैं, वर्ड ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसके बाद डिसलेक्सिया, इसे कहते हैं अपपठन, पढ़ने में प्रॉब्लम होना, वाणी और लिखित भाषा के दृश्य अंकन में कठिनाई, यानी कि जो लिखा हुआ है दृश्य अंकन जो लिखा हुआ है उसे पढ़ने में कठिनाई, अपपठन। विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन को पढ़ने में जो समस्या होती है वो डिसलेक्सिया कहलाती है। अब यहाँ पर एलेक्सिया और डिसलेक्सिया में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एलेक्सिया एक्वायर्ड रीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि चोट जन्म से नहीं है, जन्म के बाद अगर मान लो आपको बाहरी कारक से चोट लग गई ब्रेन में, ब्रेन डैमेज हो गया और आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसे कहेंगे एलेक्सिया। और अगर जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, यानी कि आप जन्म से ही कुछ आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है, आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम जेनेटिक डिसऑर्डर। तो डिसलेक्सिया जेनेटिक बीमारी है और एलेक्सिया एक्वायर्ड बीमारी है, यानी कि हमने जन्म के बाद गृहीत की वो एलेक्सिया है और जो जन्म से है वो डिसलेक्सिया है। इसके बाद लिखने संबंधी अक्षमता, तो डिस्प्रैक्सिया, इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म मोटर गतिविधियों संबंधी कठिनाई होती है, जैसे कि बच्चे ब्रश करने में कुछ अक्षमता फील करते हैं, लेखन संबंधी फीते बांधने में कुछ समस्या फील होती है बच्चों को। तो दिमागी संदेशों के समन्वय, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन होता है, हमारे जो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होता है वो ढंग से नहीं हो पाता है, उसे कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। सूक्ष्म मोटर गतिविधियों संबंधी कठिनाई बच्चों में जो होती है, फॉर एग्जाम्पल ब्रश ढंग से नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते ढंग से, फीते ढंग से नहीं बांध पाते हैं, तो उसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया, लेखन का कौशल प्रभावित होता है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि बच्चों में जो लेखन का कौशल होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है, वो विकसित नहीं हो पाता है, अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, साफ सुंदर राइटिंग नहीं लिख पाते हैं। अप्रेक्सिया,
मांसपेशियों में उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों के प्रति अक्षमता, यानी कि किसी विशेष पर्पज़ के लिए अगर किसी मांसपेशी का मूवमेंट होना चाहिए वो मूवमेंट ना हो, किसी मांसपेशी का उद्देश्यपूर्ण गतिविधि ना होना, या कहें तो यह अक्षमता जो है इसे कहेंगे अप्रेक्सिया। अग्रेपिया, सुनकर लिखने की अक्षमता। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनकर नहीं लिख पाते हैं, उस समस्या या कहें तो उस अक्षमता को कहते हैं अग्रेपिया। इसके बाद गणित संबंधी कुछ अक्षमताएं होती हैं जैसे लेक्सिकल डिसकैलकुलिया। तो इसमें क्या होता है कि गणितीय संख्याओं, समीकरणों और प्रतीकों को पढ़ने समझने में अक्षमता। लेक्सिकल डिसकैलकुलिया में क्या होता है कि गणितीय संख्याओं, समीकरणों और प्रतीकों को पढ़ने या समझने में अक्षमता को फील करना। ग्राफिकल डिसकैलकुलिया क्या होती है, गणितीय प्रतीकों, ग्राफिकल में गणितीय प्रतीकों हैं, ठीक है। लेक्सिकल में सभी हैं, संख्याएं, समीकरण और प्रतीक, इन सबको पढ़ने समझने में अक्षमता। और ग्राफिकल डिसकैलकुलिया में क्या है, गणितीय प्रतीकों को लिखने में अक्षमता, लेकिन समझ सकते हैं उनको, बच्चे समझ तो लेते हैं पर उसे लिख नहीं पाते हैं। कोई प्रतीक हैं, मैथमेटिकल कुछ सिंबल्स हैं, उनको लिख नहीं पा रहे, उनको बना नहीं पा रहे हैं, उसे कहेंगे ग्राफिकल डिसकैलकुलिया। वर्बल डिसकैलकुलिया, रीड राइट तो कर सकते हैं, जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, जो भी इक्वेशंस हैं, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको रीड राइट कर सकते हैं, पर उसको वर्बली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे बच्चे, उसको समझा नहीं पा रहे हैं, उसको बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसे कहेंगे वर्बल डिसकैलकुलिया। इसके बाद मौखिक रूप से सीखने की जो अक्षमताएं होती है उसमें अफेजिया यानी कि भाषा विकार, संवाद करने की अक्षमता, यानी कि जो बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, फिर उसकी स्पीच थेरापी वगैरह होती है इसके लिए। तो चोट और ट्यूमर के कारण ये अक्सर होता है। आपके ब्रेन में अगर चोट लग जाए, बाहरी कोई स्ट्रोक लग जाए या ट्यूमर बन जाए तो इससे भी अफेजिया प्रॉब्लम हो सकती है। तो अफेजिया में क्या होता है, भाषा विकार है, संवाद करने की अक्षमता है। डिस्फेजिया में क्या होता है, निगलने में समस्या, तो ये हमारे वोकल पाइप जो होता है गर्दन के अंदर, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसे डिस्फेजिया में आप समझेंगे कि निगलने की समस्या, कुछ भी खाना है जो हम उसे निगल नहीं पाते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होती है, उसे कहते हैं डिस्फेजिया, ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब कुछ प्रश्न हैं इस चैप्टर संबंधित, ज़रा उनको समझ लेते हैं। तो एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, अगर बच्चा फुली कंसंट्रेट है पढ़ाई में तो क्या वो तनावग्रस्त लगेगा, नहीं। बहुत बात करता है, नहीं। हाइपर एक्टिविटी, अति संक्रियता, नहीं। आक्रामक व्यवहार करता है, अगर कोई बच्चा चिड़चिड़ा है, आक्रामक व्यवहार कर रहा है, मतलब वह तनावग्रस्त है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है, यानी कि जो होमवर्क वगैरह हैं वो जमा नहीं करता है, इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो पहला पॉइंट, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, तो क्या इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं। अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना, तो समीर को परामर्श देना, अभी वो इतना कैपेबल नहीं है, प्राइमरी लेवल में आप बात कर रहे हैं, आप उसे परामर्श दें कि यार तुम काम नहीं कर रहे हो, तो क्या वो बच्चा बात मान जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, तो अभिभावक को अभी नहीं बताना है, उससे पहले हमें स्कूल के प्रिंसिपल को सूचित करना होगा। तो इसका कौन सा पॉइंट सही होगा, डी पॉइंट, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए तो प्रश्न ये था कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी, ठीक है। यानी कि औसत से कम मतलब कमज़ोर बच्चे हैं, उनको हमें सबके समान लाना है, तो कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। तो एकदम सटीक आंसर हमें पहला ही मिल गया, ठीक है। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ, तो विद्यालय केवल नियमित रूप से आने से बच्चे में सुधार नहीं हो सकता है।
उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना, तो घर पर अगर उन्हें हम एक्स्ट्रा होमवर्क दें तो क्या इससे बच्चों में सुधार होगा? नहीं, उन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जो कि फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उनकी कमियों को ढूंढना और उस पर वर्क करना। अगली पंक्ति में बैठाने से कोई बच्चा होशियार नहीं हो जाएगा, तो ये पॉइंट नहीं है। इसके बाद डिसलेक्सिया मुख्यता की समस्या के साथ संबंधित है। डिसलेक्सिया को अपठन भी कहते हैं, यानी कि पढ़ने में समस्या। ठीक है। इसके बाद महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणा भी है और मिथक भी है, तो इसके बी और डी दोनों पॉइंट सही हैं। ठीक है। वैसे हमारे हिसाब से आगामी जो पेपर आने वाले हैं, जो भी प्रश्न पत्र आएगा आपके सामने, तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो उसमें ये दोनों पॉइंट एक साथ नहीं होंगे। ठीक है। और अगर एक साथ हों भी तो आप फिर डी को प्रेफर करना, बी को छोड़ देना। वैसे हैं दोनों सही, बी और डी दोनों सही हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा EVS पेडागोजी का सिलेबस यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम कुछ जो प्रश्न हैं हमारे पास उनको रिवीजन के तौर पे रखेंगे और आने वाले 10-15 दिनों में उनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। कीप स्टडिंग, कीप लविंग, और इसी के साथ दिस इज सनी चौहान साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।